हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट। इससे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। मेरे चैनल पर जाकर इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं नया कॉन्सेप्ट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन ये दे रही हूँ। कल जो हमने इससे पहले जो पढ़े थे वो फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़े थे, जिसमें से आपने 3 पढ़े थे। वो थे आपके गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, दूसरा था आपका कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट और लास्ट था आपका अक्रूवल कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आपने पढ़े थे। फिर इसके बाद जो टॉपिक शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट में जो कल आपने जो पढ़ा था, जो इससे पहले की जो वीडियो में मैंने बताया था वो बताया था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। कल वो टॉपिक वहीं पे एंड हो गया था। आज हम अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में ही दूसरा कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की हम बात करते हैं तो इसके बारे में जानते हैं। ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड in accounting which are capable of being expressed in terms of money। उन्हीं ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे, उन्हीं ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे जो अपने आप को मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करने में केपेबल होंगी। मतलब जो ट्रांजैक्शन केपेबल हैं खुद को मनी के टर्म्स में एक्सप्लेन करने में, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे। आगे लिखा है एन इवेंट इवन दो इट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस unless its effects can be measured in terms of money with a fair degree of accuracy। कोई भी इवेंट चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट हो, वो जब तक नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा जब तक कि वो मनी के टर्म्स में बिजनेस को अफेक्ट ना करता हो। ठीक है, और मनी के टर्म्स में जो वो अफेक्ट कर रहा है वो मनी के टर्म्स में हम उसकी एक फेयर डिग्री एक्यूरेसी के साथ उसका जो मनी वैल्यू है वही डिसाइड कर रहे हैं। मतलब उसमें बिल्कुल भी हेर फेर नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यही कहता है कि आप उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनको आप मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जिनको एक्सप्रेस कर सकते हो। कोई भी कितना भी इम्पोर्टेंट इवेंट या कितना भी इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन क्यों ना हो, जब तक कि वो बिजनेस को मनी के टर्म्स में अफेक्ट नहीं करता है या जिस इवेंट को मनी के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, तो उन ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। सिंपल सी ये बात है, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट यही कहता है। ठीक है, अब वो इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या है, उनके एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं यहाँ पे। स्ट्राइक, प्रोडक्ट स्ट्राइक। अगर जैसे स्ट्राइक होती है तो स्ट्राइक को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्ट्राइक अगर होती है, वर्कर्स काम नहीं करेंगे तो उसका प्रोडक्शन पे अफेक्ट आता है कि नहीं आता है। लेकिन क्या स्ट्राइक को आप मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं ना। ठीक है, तो इस स्ट्राइक की रिकॉर्डिंग आप किस में नहीं करोगे? बुक्स में नहीं करोगे। अगर बिजनेस के अंदर जो हमारा प्रोडक्शन मैनेजर है और जो हमारा सेल्स मैनेजर है, अगर इन दोनों के बीच में झगड़ा है, ठीक है, और उस झगड़े की वजह से भी बिजनेस पे अफेक्ट आता है कि नहीं आता है, लेकिन वो अफेक्ट क्या मनी के टर्म्स में कन्वर्टेबल है? नहीं ना। तो जब वो नहीं कन्वर्टेबल है तो उसको रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो कि क्या हो, मनी के टर्म्स में कन्वर्टेबल हो, मनी के टर्म्स में एक्सप्रेसेबल हो। ठीक है, यही है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है, एज सच टू मेक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रेलिवेंट, सिंपल, रेलिवेंट मतलब जो हमारे यूज के लिए हो, सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? एक जैसे।
दे आर एक्सप्रेस्ड इन अ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट इज मनी। ठीक है, उन्होंने वही चीज कही है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रेलिवेंट, सिंपल, अंडरस्टैंडेबल और होमोजीनियस, मतलब एक समानता लाने के लिए उन्होंने एक कॉमन यूनिट का यूज किया है, दैट इज मनी। ठीक है, अब जैसे हम एक छोटा सा यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, तो अगर जैसे आपके पास एक पर्टिकुलर डेट पे कैश आपके पास, बिजनेस की बात कर रहे हैं, कैश आपके पास 50,000 रुपए 50,000, ठीक है, 5,000 किलो आपके पास रॉ मटेरियल है, ठीक है, 10,000 किलो फिनिश गुड्स हैं, ठीक है, और आपके पास 5 मशीन है, ठीक है, और आपके पास 100 चेयर है और 20 फैन है। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या यहाँ पे सबकी जो यूनिट है वो सेम है? कोई केजी में है, कोई रुपीज में है, कोई किस में है, नंबर्स में दे रखा है, 5 मशीन, 100 चेयर, 20 फैन, तो इसमें क्या है, क्या इनकी कॉमन यूनिट है? नहीं ना। तो लेकिन क्या है, कैश की एक यूनिट दे रखी है रुपीज में 50,000 की, तो इस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डेड, ठीक है, और ये जो ट्रांजैक्शन है इनको नहीं रिकॉर्ड करेंगे, नॉट रिकॉर्डेड। क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे? बिकॉज दीज ट्रांजैक्शंस या दीज आइटम्स आर नॉट एक्सप्रेसिबल इन कैश, ये कैश में एक्सप्रेस्ड नहीं है, इसीलिए इनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बिग नो है, बिग नो, अ बिग नो इन सारे आइटम्स के लिए, क्योंकि इनका कोई भी मनी के टर्म्स में एक्सप्रेशन नहीं है, इसीलिए रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसकी जगह यही लिखा होता, कैश होता ₹50,000, रॉ मटेरियल आपका होता 2,50,000 रुपए, ठीक है, फिनिश गुड्स होते आपके 5 लाख रुपए, और जो आपका मशीन है वो होती ₹20 लाख, और जो आपकी चेयर होती वो होती ₹50,000, और फैन होते ₹80,000। अब इन सब की क्या है, एक सिमिलर वैल्यू है, सब रुपीज में है, ये सारे ट्रांजैक्शन, सारे आइटम्स आप क्या करते, विल बी रिकॉर्डेड, इन सबको रिकॉर्ड करते, क्योंकि ये सब मनी के टर्म्स में क्या है, एक्सप्रेसिबल है, अंडरस्टैंडेबल है, और ये होमोजीनियस है, सब में एक समानता है, ठीक है, ये सिंपल है। आप 5 मशीन, 100 चेयर, इससे आपको इतना अच्छा से नहीं समझ में आएगा, वो कितने की भी हो सकती हैं, ठीक है, कौन सी ब्रांड का, ये अलग अलग चीजों पे, प्राइस भी अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है ना। तो ये जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड, ये जो आइटम्स हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो मनी के टर्म्स में जो आइटम्स हैं केवल उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आप सबको ये समझ में आया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट की। किसकी बात करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड में कई बार डिस्कस कर चुकी, मतलब कई बार मैंने वर्ड बोला है अकाउंटिंग पीरियड, जो मैंने क्या बताया था, 1 साल का होता है, यही बताया था, वही चीज है। अब देखते हैं इसको पूरी तरीके से जान लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये कंसेप्ट। ये कंसेप्ट ये कहता है कि
इन शॉर्ट मैं आपको पहले एक डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। इन शॉर्ट में हम ये समझ लें कि एक साल का एक छोटा पीरियड जो है बनाया गया है जिसमें हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। ये शॉर्ट सी हम एक चीज बता रहे थे, अब इसको पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए आइए समझते हैं इसको। As the business is intended to continue indefinitely for a long period, the true results of the business is completely wound up. ठीक है, the true result of the business is completely wound up. ठीक है, अब ये यही कह रहा है कि आप जो भी बिजनेस शुरू करते हो, आपने सबसे पहले ही यही कंसेप्ट पढ़ा था, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जिसमें आपने यही पढ़ा था। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यही कहता था कि आप ये शुरू सोच के नहीं बिजनेस खोलते हो कि आज शुरू कर रहे हैं कल इसको बंद कर देंगे, नहीं, आप ये सोच के शुरू करते हो कि ये जो हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं ये पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता रहेगा बिजनेस। ठीक है, मतलब इनडिफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक ये क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, लॉन्ग पीरियड तक चलता रहेगा। तो जो भी बिजनेस है वो क्या है, लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। तो अगर उसके ट्रू रिजल्ट जानने हो बिजनेस के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बंद होने का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, the true result of the business is completely wound up. ठीक है, तो आप मतलब आप ये सोचोगे शुरू इसीलिए किया गया कि वो बिजनेस हम अनंत काल तक चलाएंगे। ठीक है, ज्यादा समय के लिए चलाएंगे। तो आप क्या करो, उस समय के खत्म होने का इंतजार करो, उसके बाद अपने बिजनेस की पोजीशन जानो। तो क्या ये सही है? नहीं ना। अब यही ये कह रहा है, बट ascertainment of the profit after a very long period will be a little use to proprietors, managers, investors and others because it will be too late to take corrective steps at that time. ठीक है, लेकिन अगर हम प्रॉफिट्स को एक बहुत लॉन्ग पीरियड के टाइम पे या बिजनेस की जो पोजीशन है उसको बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कैलकुलेशन ना ही प्रोपराइटर के यूजफुल रहेगा, ना ही इन्वेस्टर के यूजफुल रहेगा, ना ही मैनेजर्स के। क्यों ऐसा होता है? आप अगर आपको रिजल्ट्स पता चल जाए, प्रॉफिट्स या लॉस पता चल जाए, तो आपको क्या पता चल जाता है कि हाँ हम सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या हमें क्या चेंजेस करना है, क्या पॉलिसीज अप्लाई करनी है। ठीक है, यही तो होता है। इसीलिए तो आप जो है असरटेनमेंट करते हो अपने बिजनेस का, अपने बिजनेस को देखते हो क्या वो प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है। ये यही जानने के लिए करते हो ताकि आप क्या कर सको, करेक्टिव स्टेप्स ले सको कि अगर हमारा बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो और ज्यादा प्रॉफिट कैसे बढ़े। ठीक है, कहाँ कहाँ खर्चे ज्यादा हो रहे हैं उनको कम करें। ये करेक्टिव स्टेप्स ही तो होते हैं। ठीक है, अगर हम लॉन्ग टाइम तक के लिए वेट करेंगे तो क्या जिस टाइम पे जिस करेक्टिव मेजर की जरूरत होगी, स्टेप की जरूरत होगी, क्या हम ले पाएंगे? नहीं ना। ठीक है, तो the users of the financial statement need to know the results of the business at a frequent intervals. एक जो बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको एक फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे हम उनको प्रिपेयर करें। फाइनेंशियल रिजल्ट को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बिजनेस में उनको फ्रीक्वेंटली हम एक फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे हम उनको क्या करते हैं, बनाते हैं, स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, thus the entire life of the firm is divided into time intervals for the measurement of the profits of the business. इसीलिए जो बिजनेस हमारा चलने वाला है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको एक स्मॉल टाइम इंटरवल्स में जो है क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है ताकि बिजनेस की क्या पोजीशन है, क्या उसके प्रॉफिट्स हैं, उसको जान सके। आई बात समझ?
इतना अच्छे से क्लियर हुआ? 12 month पीरियड is usually adopted for this purpose। और ये कितने का होता है, वो टाइम इंटरवल कितने का रखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टाइम इंटरवल जो आपका रखा गया है वो रखा गया है 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। 12 मंथ्स के लिए ये टाइम इंटरवल रखा गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अमेंडेड इनकम टैक्स लॉ, ये भी जान लीजिए, इनकम टैक्स लॉ के आप बिजनेस हैज कंपल्सरली टू अडॉप्ट फाइनेंशियल ईयर, हर बिजनेस को क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग पीरियड को फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, ठीक है। बिगिनिंग ऑन द 1st अप्रैल एंड एंडिंग ऑन द 31st मार्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर कब बिगिन होगा, 1 अप्रैल को, और एंड कब होगा, 31 मार्च इन द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है, कैलेंडर ईयर जो होता है वो 1 जनवरी से लेके दिसंबर तक चलता है, ठीक है। और जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च अगले साल की, नेक्स्ट जो कैलेंडर ईयर आएगा उसके 31 मार्च को क्या होगा, एंड होगा, ठीक है। अब इन अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनीज whose shares are listed in stock exchange are required to publish quarterly result। और जो भी कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में जो मतलब शेयर्स में डीलिंग करती है, मतलब जो अपने शेयर्स बेचती हैं, ठीक है, तभी उनका स्टॉक एक्सचेंज में तभी वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। तो जो भी कंपनीज वो लिस्टेड हुई हैं किसमें, स्टॉक एक्सचेंज में, उनको क्या करना पड़ता है, are required to publish quarterly result to depict the profitability and financial position at the end of the 3 months period। उनको क्वार्टरली क्या करना पड़ता है, अपने रिजल्ट को पब्लिश करना पड़ता है, क्योंकि शेयर्स कौन खरीदता है, आम जनता ही तो खरीदती है, उसी में से तो इन्वेस्टर्स होते हैं, वही तो खरीदते हैं। तो अब जो वो लोग खरीद रहे हैं तो उनको भी तो पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या कर रहा है, हमारा पैसा कहीं डूब तो नहीं रहा है, ये भी तो इंसान देखता है ना। तभी तो लोग क्या करते हैं, जिस कंपनी ज्यादा लॉस में तुरंत उससे पैसा निकालने लगते हैं, ठीक है, और दूसरी कंपनीज में लगाने लगते हैं। तो ये जो इन्वेस्टर जिसने पैसा लगाया है तो वो उसके लिए जानना जरूरी होता है कि बिजनेस की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, इसीलिए हर 3 महीने पे क्या करना पड़ता है, उसको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करना पड़ता है, शो करना पड़ता है। किसको, जो भी कंपनीज किसमें लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज में। सॉरी बच्चों, ये चीज है आपके, आप समझ में आया? तो आप यहाँ पे जो बेसिक पॉइंट थे वो क्या आया था कि जो लॉन्ग पीरियड है, उस जो लॉन्ग पीरियड है, ये लॉन्ग पीरियड किसका है, बिजनेस का। इसको स्मॉल इंटरवल्स में क्या किया है, हमने यही चीज पढ़ी, इंटरवल में डिवाइड किया है। और ये स्मॉल इंटरवल कितने का होता है, 12 मंथ्स का, यही पढ़ा। अब ये जो 12 मंथ्स यानी 1 ईयर मान ले, 12 मंथ्स को 1 ईयर भी बोल सकते हैं, जो कि क्या होगा हमारा फाइनेंशियल ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट कब होता है, स्टार्ट और एंड पॉइंट सुन लो। स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल को ये शुरू होगा और एंड होगा 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर भी मैंने बता दिया क्या होता है, जो जनवरी से लेके दिसंबर तक का होता है, वो क्या होता है, शॉर्ट में लिख लो, जनवरी से लेके दिसंबर तक का जो ईयर होता है वो होता है आपका, एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। लॉन्ग पीरियड बिजनेस का है, उसको स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड किया गया है, जो कि 12 महीने का होता है। 12 महीने को हम लोग 1 साल भी बोल सकते हैं। ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये किसने बनाया है, इनकम टैक्स लॉ। किसने बनाया ये भी जान लो, इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और एंड होता है 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर।
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कैलेंडर ईयर वो है जनवरी से लेके दिसंबर तक का, ठीक है। आई बात समझ में? अब जैसे इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे आप लोगों को भी अगर ऐसे समझो, अगर नॉर्मल एग्जाम्पल से, तो ये भी समझो जैसे आप लोग स्कूल में हो, ठीक है, स्कूल में हो तो आपको अगर ये कह दिया जाए सीधे एग्जाम होगा आपका एनुअल एग्जाम, ठीक है, तो इकट्ठा अगर पढ़ने बैठोगे तो आपको कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। आप क्या उसको पढ़ पाओगे इकट्ठा एक साथ कोर्स पढ़ना? आपके लिए भी मुश्किल होगा एनुअल की प्रिपरेशन करना। तो क्या किया गया है एनुअल का, इसी तरीके से बिजनेस का एक साथ रिजल्ट जानना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए क्या करते हैं वो लोग पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल पे क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, आप जो है डिपिक्ट कर लेते हैं, उसी टाइम उसको कर लेते हैं, तो आपके लिए इजी रहता है, ठीक है। अब जैसे इसीलिए क्या स्कूल में बनाए गए टर्म टेस्ट, बनाए गए हाफ ईयरली एग्जाम बनाया गया है, वो इसीलिए ताकि बच्चा भी अपनी पोजीशन जान सके, उतना कोर्स वो कर सके, ताकि उसको फाइनल्स में कोई दिक्कत ना हो जो उसके एनुअल एग्जाम हो। तो यही चीज सेम बिजनेस में होती है, जो एक लॉन्ग पीरियड है, क्योंकि बिजनेस कब अंत होगा ये हमें पता नहीं है, ठीक है। अब उस अंत के अगर हम उस अंत को अगर हम देखते हुए उसका रिजल्ट भी अगर निकाल लेंगे तो वो यूजफुल नहीं रहेगा। किसके लिए? जो हमारा प्रोपराइटर है, इन्वेस्टर है, मैनेजर है, उनके लिए यूजफुल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अगर उस टाइम पे हम कोई करेक्टिव मेजर ले सकते थे, वो नहीं ले पाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है उसके बारे में। हमें कब पता चलेगा? जब हमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पर पता होगी। सॉरी बच्चों फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया, उस लॉन्ग पीरियड को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड किया गया, जो कि 12 मंथ्स का था, 1 ईयर जिसको बोल सकते हैं। फिर इसीलिए 1 ईयर कितने का रखा गया, उसी 1 ईयर को क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे। ये भी देख लो, उसी 1 ईयर को फाइनेंशियल ईयर भी बोलेंगे। और ये फाइनेंशियल ईयर किसने डिसाइड किया है? इनकम टैक्स लॉ ने, ठीक है, जो कि स्टार्ट होता है कब, 1 अप्रैल से, और एंड होता है 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर, ठीक है। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा ना, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।